हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ब्लॉक 4 का यूनिट 16। टॉपिक इज लीडरशिप। एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप का बेसिक मीनिंग होता है किसी ग्रुप को गाइड करना और उसे इन्फ्लुएंस करना सो दैट वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये लीडर का काम होता है कि ग्रुप को गाइड करे, उन्हें डायरेक्शन दे, मोटिवेट करे सो दैट ग्रुप के मेंबर्स विलिंगली मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को कंप्लीट कर सकें। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मींस लीडर एंड फॉलोअर्स के बीच में एक कनेक्शन। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने फॉलोअर्स से कनेक्ट करता है, उनका ट्रस्ट विन करता है और उन्हें इंस्पायर करता है कि वो अपने हार्डवर्क से अपने टारगेट्स को अचीव करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो जॉर्ज आर टेरी ने दी वो ये है कि लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। मींस लीडरशिप वो एक्टिविटी है जिसमें लीडर लोगों को इस तरह इन्फ्लुएंस करे सो दैट वो अपने ग्रुप के गोल्स को अचीव करने के लिए विलिंगली अपने एफर्ट्स लगाएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट इज इन्फ्लुएंस। लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपने ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर एंड एक्शंस को इन्फ्लुएंस करें। मींस लीडर अपने लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट करता है सो दैट वो अच्छा परफॉर्म करें। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रुप डायनामिक्स। लीडरशिप का काम सिर्फ एक इंडिविजुअल को गाइड करना नहीं होता बल्कि कंप्लीट ग्रुप को गाइड करना होता है सो दैट ग्रुप के गोल्स मीट हो सके। इसके लिए लीडर को ग्रुप के डायनेमिक्स को भी गाइड करने की जरूरत होती है। ग्रुप डायनेमिक्स मींस ग्रुप के न्यू एंड एक्साइटिंग आइडियाज। लीडर गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि ग्रुप को अपने आइडियाज पर कैसे काम करना चाहिए सो दैट ग्रुप का गोल अचीव हो सके। अनदर वन इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने फॉलोअर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करता है। उनके बीच ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है बिकॉज विदाउट ट्रस्ट ग्रुप मेंबर्स लीडर्स को फॉलो नहीं करेंगे। इफेक्टिव लीडरशिप तभी पॉसिबल है जब लीडर एंड फॉलोअर्स के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन स्टैब्लिश हो। तो ओवरऑल लीडरशिप का फोकस होता है ग्रुप को लीड करना, मोटिवेट करना और उन्हें राइट डायरेक्शन में गाइड करना सो दैट ग्रुप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। एक लीडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो पूरे ग्रुप को एक टीम बना के उन्हें टारगेट अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लीडरशिप इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक लीडरशिप का क्या रोल होता है? अगर एक मैनेजर अपनी टीम टारगेट अचीव करना चाहता है तो इसके लिए सिर्फ अपनी फॉर्मल अथॉरिटी यूज करना काफी नहीं होता। मींस मैनेजर टीम मेंबर्स को ऑर्डर्स देकर अपने टीम टारगेट अचीव कर ले ये जरूरी नहीं है। मैनेजर को एक अच्छा लीडर भी बनना पड़ता है। मैनेजर को अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना पड़ता है और उन्हें गाइड करना पड़ता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम मेंबर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें एनकरेज करता है कि वो अपनी फुल कैपेबिलिटी से काम करें। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है, इंडिविजुअल्स का भी, बिकॉज इससे सब अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जरूरी हैं, लेकिन उनका तरीका डिफरेंट होता है। मैनेजमेंट का रोल एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस की प्लानिंग करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना एंड एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है। वहीं दूसरी तरफ लीडरशिप का फोकस होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना और उन्हें इंस्पायर करना सो दैट वो अपने फुल पोटेंशियल से विलिंगली गोल्स को अचीव करें। दोनों मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन करने में हेल्प करते हैं। एक मैनेजर और एक लीडर में डिफरेंस होता है, लेकिन कभी कभी मैनेजर ही लीडर भी होता है। एक मैनेजर के पास दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, लेकिन एक लीडर जरूरी नहीं कि मैनेजर भी हो। फॉर एग्जाम्पल, इनफॉर्मल ग्रुप्स में कोई लीडर नेचुरली इमर्ज हो सकता है बिना किसी फॉर्मल अथॉरिटी के। ये लीडर उन लोगों का बन जाता है जो उसे एज अ गाइड या इन्फ्लुएंसर एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आजकल कितने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये इनफॉर्मल लीडरशिप है। अब जब फॉर्मल सेटिंग की बात करते हैं जैसे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन,
वहाँ मैनेजर लीडर का रोल थोड़ा डिफरेंट होता है। मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पावर्स डेलीगेटेड होते हैं, मीन्स उसको फॉर्मल अथॉरिटी दी गई है जिससे वो अपनी टीम को गाइड कर सकता है। इस केस में वो अपनी मैनेजरियल पावर्स के साथ लीडरशिप स्किल्स को मिक्स करता है सो दैट टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकें। तो एक मैनेजर के पास अथॉरिटी भी होती है और लीडरशिप क्वालिटी भी, जो उसको एक कंप्लीट पैकेज बनाती है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजरियल लीडरशिप। फर्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजरियल लीडरशिप एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मीन्स ये कभी रुकता नहीं है। मैनेजर हमेशा अपनी टीम को इन्फ्लुएंस, गाइड एंड डायरेक्ट करता रहता है ताकि उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो। देन अनदर इज इन्फ्लुएंस थ्रू बिहेवियर। एक मैनेजर लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करता है। अगर वो अपना अच्छा बिहेवियर एंड लीडरशिप क्वालिटीज शो करेगा तो उसकी टीम भी मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव बनेगी। जैसे अगर मैनेजर पंचुअल है तो उसकी टीम भी पंचुअल रहने की कोशिश करेगी, राइट? देन अनदर इज गोल अचीवमेंट। मैनेजरियल लीडरशिप का मेन एम होता है टीम का कोऑपरेशन लेना, वो भी विलिंगली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल्स अचीव किए जा सकें। मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करता है और उनका सपोर्ट गेन करता है। अनदर वन इज एक्सेप्टेंस बाय सबऑर्डिनेट्स। एक मैनेजर की सक्सेस एज अ लीडर डिपेंड करती है कि उसके सबऑर्डिनेट्स उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर टीम मेंबर्स उसके लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो मैनेजर ज्यादा इफेक्टिवली टीम को लीड कर सकता है। एक्सेप्टेंस से ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज बैलेंसिंग ग्रुप एंड इंडिविजुअल गोल्स। एक अच्छा मैनेजरियल लीडर सिर्फ ग्रुप गोल्स को नहीं देखता बल्कि टीम मेंबर्स के इंडिविजुअल गोल्स का भी ध्यान रखता है। मींस वो इंश्योर करता है कि टीम के ग्रुप गोल्स तो अचीव किए जाएं, लेकिन साथ ही हर इंडिविजुअल टीम मेंबर की नीड्स एंड एस्पिरेशंस भी कंसीडर की जाएं। इससे हर एक टीम मेंबर सेटिस्फाइड फील करता है एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक समझाते हैं कि मैनेजरियल लीडरशिप एक बैलेंस्ड अप्रोच है जहां टीम के कलेक्टिव गोल्स के साथ इंडिविजुअल्स के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अलाइन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल लीडरशिप। मैनेजरियल लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजरियल लीडरशिप की इंपॉर्टेंस के कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कंबाइंस फॉर्मल अथॉरिटी एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। मैनेजरियल लीडरशिप एक तरीके से फॉर्मल अथॉरिटी को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ कंबाइन करता है। मींस एक मैनेजर अपनी ऑफिशियल पावर को यूज करके टीम को गाइड करता है, लेकिन साथ ही वो अपने इंटरपर्सनल स्किल से टीम मेंबर्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है। ये दोनों चीजें मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज एक्ट्स एज अ ब्रिज। एक लीडर मैनेजर सबऑर्डिनेट्स एंड टॉप मैनेजमेंट के बीच एक ब्रिज या लिंक की तरह काम करता है। वो टीम मेंबर्स की प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाता है एंड टॉप मैनेजमेंट से आने वाले डिसीजंस एंड इंस्ट्रक्शंस को अपनी टीम तक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करता है। अनदर वन इज पर्सनल इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट। एक इफेक्टिव मैनेजर अपने टीम मेंबर्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पर्सनली इंटरेस्टेड होता है। ये मैनेजर अपने टीम मेंबर्स के स्किल्स इंप्रूव करने में, उनके करियर ग्रोथ में हेल्प करता है सो दैट वो भी अपने पर्सनल गोल्स अचीव कर सके। इससे टीम मेंबर्स मोटिवेटेड एंड लॉयल फील करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट। मैनेजरियल लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि मैनेजर अपनी टीम को गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करे। जब भी टीम मेंबर्स किसी प्रॉब्लम में होते हैं या उन्हें किसी एडवाइस की जरूरत होती है तो एक मैनेजर उन्हें काउंसलिंग एंड सपोर्ट देता है सो दैट वो अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सके। नेक्स्ट वन इज क्रिएट्स पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। एक अच्छा लीडर मैनेजर हमेशा एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये टीम स्पिरिट एंड कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है जिससे हर मेंबर मोटिवेटेड एंड सपोर्टिव फील करता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है एंड टीम मेंबर्स भी खुशी से काम करते हैं। अनदर वन इज इंस्पायर्स टीम वर्क।
एक लीडर मैनेजर अपनी टीम को इंस्पायर करता है कि वो मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करें। जब सबॉर्डिनेट्स अपने मैनेजर के गाइडेंस को विलिंगली फॉलो करते हैं तो टीम वर्क डेवलप होता है और उस टीम का फोकस ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने पर होता है। तो टू कंक्लूड, मैनेजरियल लीडरशिप एक बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव अप्रोच है जो फॉर्मल अथॉरिटी के साथ ह्यूमन टच को भी इंक्लूड करती है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम दोनों ग्रो कर सके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेट थ्योरी के बारे में। ओके, ट्रेट थ्योरी लीडरशिप का एक कॉन्सेप्ट है जो ये सजेस्ट करता है कि सक्सेसफुल लीडर्स कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजेस करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि लीडर्स फिजिकली स्ट्रांग, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड मेंटली मैच्योर होते हैं। मीन्स उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ होती है जिससे वो अपनी टीम को इफेक्टिवली लीड कर पाते हैं। उनमें इंटेलिजेंस भी होती है जिससे वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं। एंड ऑनेस्टी एंड मेच्योरिटी भी होती है जिससे वो अपने डिसीजंस में फेयर एंड बैलेंस्ड रहते हैं। इसके अलावा उनमें इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। इस थ्योरी का मेन अजम्पशन ये है कि सिर्फ वही इंडिविजुअल सक्सेसफुल लीडर्स बन सकते हैं जिनमें ये सब ट्रेट्स होते हैं। अगर किसी में ये ट्रेट्स नहीं है तो वो इफेक्टिव लीडर नहीं बन पाएगा। लेकिन ये थ्योरी काफी लिमिटेशंस के साथ आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेट थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है बिकॉज ये प्रूव नहीं कर सकते कि सिर्फ इन ट्रेट्स के बेसिस पर ही कोई लीडर बन सकता है। दूसरा, कोई भी यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन लिस्ट नहीं है जो बताए कि सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए कौन से ट्रेट्स जरूरी हैं। डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट ट्रेट्स की इंपॉर्टेंस हो सकती है। एक और प्रॉब्लम ये है कि इन ट्रेट्स को मेजर करना मुश्किल है। जैसे इंटेलिजेंस या ऑनेस्टी को एक्यूरेटली मेजर करना और डिफाइन करना टफ है। ऐसी सिचुएशन में लीडर्स एंड फॉलोअर्स में डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो इस थ्योरी से हमें ये समझ आता है कि कुछ ट्रेट्स जरूरी होते हैं लीडरशिप के लिए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सिर्फ उन ट्रेट से कोई सक्सेसफुल लीडर बन जाएगा। हर एक सिचुएशन एंड कंटेक्स्ट में लीडरशिप की डिमांड डिफरेंट हो सकती है, इसलिए ट्रेट थ्योरी को आज के टाइम में लिमिटेशंस के साथ देखा जाता है। अनदर इज बिहेवियरल थ्योरीज। बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप लीडर के पर्सनल ट्रेट्स पर फोकस नहीं करती, बल्कि ये थ्योरी लीडर के बिहेवियर पर फोकस करती है। मींस लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। बेसिकली लीडर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर्स एंड सेकंड, प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडर्स। एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं। वो उनकी वेलबींग का ध्यान रखते हैं और उन्हें गोल सेटिंग में भी इन्वॉल्व करते हैं। इस तरह का लीडरशिप स्टाइल ज्यादा इफेक्टिव होता है बिकॉज ये एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जब एम्प्लॉयज खुश होते हैं तो उनका मोरल भी हाई होता है और वो अपना काम बेटर वे में करते हैं। प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडर्स सिर्फ काम पर फोकस करते हैं। ये लीडर्स अपने एम्प्लॉयज पर क्लोज कंट्रोल रखते हैं और उन्हें एक मशीन या टूल की तरह ट्रीट करते हैं। इस स्टाइल से एम्प्लॉय का मोरल कम होता है एंड परफॉर्मेंस भी अनसेटिस्फैक्टरी होती है बिकॉज एम्प्लॉयज को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि ह्यूमन की तरह। इन दोनों लीडरशिप स्टाइल्स में डिफरेंस ये है कि एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर्स लोगों पर फोकस करते हैं जबकि प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडर्स काम पर। इफेक्टिव लीडरशिप तब होती है जब हम अपने टीम मेंबर्स को वैल्यू करते हैं और उन्हें एनकरेज करते हैं। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग लीडर के बिहेवियर के दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट इज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। सोचो एक फुटबॉल टीम का कोच है, उसका काम है टीम के लिए क्लियर स्ट्रेटजी बनाना, किस प्लेयर का क्या रोल होगा, कौन किस पोजीशन पर खेलेगा, कौन कब गोल अटेम्प्ट करेगा, ये सब डिसाइड करना। मींस कोच इंश्योर करता है कि टीम का हर प्लेयर अपने रोल को समझे और अपने रोल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करे। जैसे अगर गोलकीपर को पता है कि उसका काम सिर्फ गोल डिफेंड करना है और स्ट्राइकर को पता है कि उसका काम गोल बनाना है, तो पूरी टीम ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव वे में काम करेगी।
इसी को हम इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। टास्क को ऑर्गेनाइज करना, क्लियर गोल सेट करना एंड टीम मेंबर्स के रोल्स को डिफाइन करने पर फोकस करना। मींस लीडर ये इंश्योर करता है कि वर्क प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड हो एंड कम्युनिकेशन भी क्लियर रहे। जब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती हैं तो इससे टीम की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एंड टास्क टाइमली कंप्लीट होते हैं। इस स्ट्रक्चर से वर्क में डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। सेकेंड डायमेंशन इज कंसिडरेशन। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट बिहेवियर पर, जो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है लीडर का अपने टीम मेंबर्स के लिए ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड केयर दिखाना। ये लीडरशिप बिहेवियर एम्प्लॉय वेलबींग पर ध्यान देता है, ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज करता है और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इससे टीम के रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं एंड मोरल हाई होता है। इन दोनों डायमेंशंस में डिफरेंस ये है कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर टास्क एंड रोल्स को क्लियर एंड ऑर्गेनाइज करता है, जबकि कंसिडरेशन टीम मेंबर्स के इमोशनल वेलबींग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग पर फोकस करता है। इफेक्टिव लीडर्स इन दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करके टीम को लीड करते हैं। अब आते हैं थर्ड थ्योरी पर, विच इज सिचुएशनल थ्योरीज। आप ये सोचो कि क्या एक लीडर हर सिचुएशन में सेम तरीके से काम कर सकता है? मींस अगर एक लीडर स्पोर्ट्स टीम को लीड करता है और एक ऑफिस टीम को, क्या वो दोनों जगह सेम स्टाइल फॉलो करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज दोनों सिचुएशंस डिफरेंट हैं। तो लीडरशिप का स्टाइल भी चेंज करना होगा। इसी कॉन्सेप्ट को सिचुएशनल थ्योरीज कहते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि एक लीडर का सक्सेस डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर जिसमें वो काम कर रहा है। हर सिचुएशन में सेम स्टाइल वर्क नहीं करता। इसको समझने के लिए एक पॉपुलर थ्योरी है फ्रेड ई फेडलर का कंटिंजेंसी मॉडल। फेडलर ने बताया कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक लीडर इफेक्टिव होगा या नहीं। पहला फैक्टर है लीडर फॉलोअर रिलेशंस। मींस आपके फॉलोअर्स या आपकी टीम के साथ आपका रिलेशन कैसा है? क्या वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं? अगर हाँ, देन आप इजीली लीड कर सकते हैं। सेकेंड फैक्टर इज टास्क स्ट्रक्चर। ये बेसिकली ये बताता है कि जो काम टीम कर रही है वो स्ट्रक्चर्ड है या नहीं। स्ट्रक्चर्ड काम का मतलब होता है जिसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। थर्ड फैक्टर है पोजीशन पावर। ये लीडर की पावर के बारे में है जो उनके पोजीशन से आती है। अगर लीडर के पास ज्यादा पावर है तो उनके डिसीजंस को फॉलो करवाना इजी होता है। फेडलर का कहना है कि सबसे बेस्ट सिचुएशन वो होती है जब लीडर को टीम पसंद करती है, काम को लेकर इंस्ट्रक्शंस क्लियर होती हैं और लीडर के पास पावर ज्यादा है। देन इस सिचुएशन में लीडर काफी इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर लीडर को पसंद नहीं किया जाता, टास्क अनक्लियर है और लीडर के पास पावर भी कम है, तो ये लीस्ट फेवरेबल सिचुएशन होती है। यहाँ लीडरशिप इजी नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू फेडलर, बेसिकली लीडर को डिफरेंट सिचुएशंस में अपने स्टाइल को एडजस्ट करना पड़ता है और कुछ की फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप लीडरशिप में सक्सेसफुल होगे या नहीं। जैसे आपके रिलेशंस टीम के साथ कैसे हैं, काम कितना स्ट्रक्चर्ड है और आपके पास कितनी पावर है। एक और सिचुएशनल थ्योरी है पाथ गोल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू पाथ गोल थ्योरी, एक लीडर की इफेक्टिवनेस तब होती है जब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर सके और उनकी परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सके। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर सबऑर्डिनेट्स इस बात पर बिलीव करते हैं कि उनके हार्ड वर्क करने से उन्हें डिजायरेबल आउटकम्स मिलेंगे तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। मीन्स अगर उन्हें ये लगता है कि उनकी जॉब परफॉर्मेंस उन्हें रिवॉर्ड्स तक पहुंचाएगी तो वो मेहनत करते हैं। लीडर का रोल होता है कि वो अपने फॉलोअर्स के लिए क्लियर गोल सेट करे। ये गोल्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या अचीव करना है। इसके साथ लीडर उन्हें गाइड भी करता है कि किस पाथ पर चलना है सो दैट इन गोल्स को अचीव कर सके। अगर लीडर अपनी फॉलोअर्स को सही डायरेक्शन देता है और उनका काम रिवॉर्डिंग एंड मोटिवेटिंग बना देता है तो उनकी परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन दोनों इंप्रूव होती हैं। सो इन शॉर्ट, पाथ गोल थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडर को क्लियर गोल सेट करने चाहिए। लीडर को फॉलोअर्स को गाइड करना चाहिए कि कैसे वो इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर फॉलोअर्स को लगता है कि उनकी मेहनत उन्हें रिवॉर्ड्स दे सकती है तो वो और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं।
मीन्स एक इफेक्टिव लीडर वो होता है जो अपनी टीम को मोटिवेट कर सके और उन्हें करेक्ट पाथ पर गाइड करे जिससे वो अपने गोल्स अचीव कर सके। तो ये थी हमारी 3 थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल्स का मतलब है कि एक लीडर या मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ किस तरह से बिहेव करता है। ये स्टाइल उनकी लीडरशिप का मेन एस्पेक्ट होता है। इस चैप्टर में हम 3 मेन टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव स्टाइल, सेकंड इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल, थर्ड वन इज लेसे फेयर और फ्री रेंज स्टाइल। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टाइल की बात करते हैं विच इज ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में लीडर के पास सारी पावर होती है और वो सारे डिसीजंस भी खुद लेता है। इसमें सबॉर्डिनेट्स को बस ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ता है। लीडर कंप्लीटली कंट्रोल करता है सबॉर्डिनेट्स को। सबॉर्डिनेट्स को कोई चांस नहीं मिलता गोल सेट करने का, ना कोई इनिशिएटिव लेने का और ना ही कोई सजेशंस देने का। अगर वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते तो उन्हें पेनल्टी या पनिशमेंट मिल सकती है। लीडर काफी क्लोजली सुपरवाइज करता है जिससे एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते अपने काम की। इस स्टाइल में एम्प्लॉयज के वेलबींग का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, उनका मोराल डाउन हो जाता है और धीरे धीरे वो अपने काम में इंटरेस्ट लूज करते हैं। ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं और सिर्फ मिनिमम काम करते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है ऑटोक्रेटिक स्टाइल की? फर्स्ट इज एम्प्लॉयज का मोरल लो हो जाता है बिकॉज उन्हें डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। टाइम के साथ प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी कम हो जाती है एंड अनदर इज स्किल्ड एम्प्लॉयज की ग्रोथ रुक जाती है और वो फ्यूचर मैनेजर्स बनने के चांसेस लूज कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कब यूज होती है। जब एम्प्लॉयज इनएक्सपीरियंस्ड या अनस्किल्ड होते हैं। अगर लीडर अकेला डिसीजन लेना प्रेफर करता है, जब कंपनी फियर एंड पनिशमेंट के थ्रू डिसिप्लिन मेंटेन करती है, जब फाइनल रिजल्ट में बिल्कुल भी मिस्टेक्स टॉलरेट नहीं की जा सकती, जब क्विक एक्शन एंड हाई एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज किया जाता है। इस स्टाइल का एक बेनिफिट ये है कि डिसीजंस में यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी होती है बिकॉज लीडर सभी डिसीजंस हैंडल करता है। अब बात करते हैं सेकेंड लीडरशिप स्टाइल की विच इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल जिसे पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी कहा जाता है, इसमें लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मिलकर डिसीजंस लेता है। मीन्स यहाँ लीडर अपने आप सब कुछ डिसाइड नहीं करता बल्कि सबॉर्डिनेट से सजेशंस लेता है, उनको एनकरेज करता है कि वो भी गोल सेट करने में और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। जब एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है तो उनकी सोशल एंड ईगो नीड्स सेटिस्फाई होती हैं। इससे वो ज्यादा कमिटेड फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए एंड नेचुरली प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। इस स्टाइल में मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स के बीच ज्यादा इंटरेक्शन होता है जिससे उनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज। जब सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है तो इससे उनकी स्किल्स एंड पोटेंशियल दोनों डेवलप होती हैं और वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं। अनदर इज जॉब सेटिस्फेक्शन। इस स्टाइल में एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है जिससे उनका मोरल हाई होता है और वो अपने काम से सेटिस्फाइड फील करते हैं। अनदर इज सस्टेन्ड ग्रुप परफॉर्मेंस। जब एम्प्लॉयज अपनी जॉब में सेटिस्फाइड एंड कंपैटिबल फील करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग डिलेज। जब हर कोई अपने आइडियाज देता है तो डिसीजंस लेने में टाइम लग सकता है बिकॉज सबके व्यू पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। अनदर इज डोमिनेंस बाय वोकल इंडिविजुअल्स। कभी कभी कुछ आउटस्पोकन लोग डिस्कशन में ज्यादा बोलते हैं जिससे दूसरे लोगों के आइडियाज ओवरशैडो हो जाते हैं। अनदर वन इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फाइनल डिसीजंस।
अब इस डेमोक्रेटिक लीडरशिप को कब यूज किया जाता है? व्हेन टू यूज दिस टाइप ऑफ स्टाइल? ओके, जब सबऑर्डिनेट्स स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जब लीडर पार्टिसिपेटिव अप्रोच प्रेफर करता है, जब मोटिवेशन एंड कंट्रोल रिवॉर्ड्स एंड इन्वॉल्वमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है, जब लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के एनालिटिकल एंड सेल्फ कंट्रोल स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली कम्युनिकेट किया जाता है, तो इन सभी सिचुएशंस में डेमोक्रेटिक लीडरशिप ज्यादा यूजफुल होती है। सो डेमोक्रेटिक लीडरशिप काफी इफेक्टिव होती है जब टीम वर्क एंड मोटिवेशन को बढ़ाना होता है, लेकिन इसमें थोड़ी लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग में टाइम लगना या रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियरली डिफाइंड ना होना। Now we come to third leadership style, which is laissez-faire और free rein style. ये स्टाइल बिल्कुल अपोजिट है ऑटोक्रेटिक स्टाइल से। इसमें लीडर अपनी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंप्लीटली स्टेप बैक कर लेता है। मींस मैनेजर कुछ नहीं करता और सबऑर्डिनेट्स को पूरा इंडिपेंडेंस मिलता है अपने डिसीजंस लेने का और काम करने का। इस अप्रोच में टीम मेंबर्स को फुल फ्रीडम मिलती है गोल सेट करने के लिए एंड एग्जीक्यूशन करने में। मीन सबऑर्डिनेट्स खुद डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना है और कैसे करना है, बिना किसी लीडर की डायरेक्ट गाइडेंस के। लेकिन इसमें एक रिस्क होता है, अगर टीम मेंबर्स ऑर्गेनाइज नहीं होते या सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, तो इससे ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स का मिसमैनेजमेंट हो सकता है और टीम में क्योस क्रिएट हो सकता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कब यूज करते हैं लेजे फेयर लीडरशिप। फर्स्ट इज फुल डेलीगेशन, जब लीडर चाहता है कि सबऑर्डिनेट्स खुद से सारे डिसीजंस लें। सेकंड इज वेल ट्रेन्ड सबऑर्डिनेट्स, ये स्टाइल तब बेस्ट काम करता है जब टीम मेंबर्स अपने टास्क को लेकर वेल ट्रेन्ड एंड नॉलेजेबल होते हैं। थर्ड इज क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ गोल्स, इस स्टाइल को तभी यूज किया जा सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टीम को पहले से क्लियरली कम्युनिकेट किए गए हों, तभी ये स्टाइल सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये स्टाइल हर टाइम यूज नहीं करना चाहिए। अगर टीम मेंबर्स सेल्फ मोटिवेटेड या कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है एंड टीम डायरेक्शन लूज कर सकती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थानेनबॉम एंड श्मिट लीडरशिप कॉन्टिनम। तो अब हम थानेनबॉम एंड श्मिट के लीडरशिप कॉन्टिनम के बारे में बात करते हैं। इन्होंने एक कॉन्टिनम बनाया जो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को दिखाता है। एक तरफ अथॉरिटेरियन मींस बॉस सेंटर्ड और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक मींस सबऑर्डिनेट सेंटर्ड बिहेवियर होता है। अथॉरिटेरियन लीडर्स टास्क ओरिएंटेड होते हैं और हाई कंट्रोल एक्सर्ट करते हैं। ये लीडर्स अपनी पावर का यूज करते हैं अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये लीडर्स अथॉरिटी डेलीगेट बहुत कम करते हैं। दूसरे हैं डेमोक्रेटिक लीडर्स, जो ग्रुप ओरिएंटेड होते हैं और अपने फॉलोअर्स को काफी फ्रीडम देते हैं उनके काम में। अब ये कॉन्टिनम ये दिखाता है कि एक लीडर की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि वो अपने स्टाइल को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्ट करता है। लेकिन इस अप्रोच की एक लिमिटेशन ये है कि ये एक ही डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करता है, जैसे कि एम्प्लॉय ओरिएंटेशन एंड टास्क ओरिएंटेशन को अपोजिट्स दिखाता है, जो हमेशा ट्रू नहीं होता। एक्चुअली इफेक्टिव लीडर्स दोनों ओरिएंटेशंस का मिक्स यूज करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव किए जा सकें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट इज डेवलप टीम वर्क। एक लीडर का सबसे बड़ा रोल होता है अपनी टीम को एक साथ लाना और उनके बीच कोऑर्डिनेशन डेवलप करना। जैसे एक कोच अपनी टीम के हर प्लेयर को उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्ले करने का चांस देता है, वैसे ही एक लीडर को अपनी टीम की स्किल्स एंड नीड्स को समझना होता है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग उन्हें टास्क असाइन कर सके। इस तरह पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो टीम बिल्डिंग में हेल्प करता है। सेकेंड इज रिप्रेजेंट द वर्क ग्रुप। लीडर का काम सिर्फ अपनी टीम को गाइड करना नहीं होता, लीडर हायर मैनेजमेंट एंड वर्क ग्रुप के बीच एक लिंक का काम भी करता है। जैसे अगर टीम के मेंबर्स की कोई प्रॉब्लम्स हैं या उनकी कोई कंप्लेंट्स हैं, तो लीडर को वो बात टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी होती है सो दैट वो उनकी हेल्प कर सके।
देन एक्ट एज अ काउंसलर। लीडर को अपनी टीम के मेंबर्स को सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि कभी कभी इमोशनल या पर्सनल चैलेंजेस में भी हेल्प करनी पड़ती है। जैसे अगर किसी को वर्क प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो लीडर उन्हें समझाता है, एडवाइस देता है और मोटिवेट करता है। देन अनदर फंक्शन इज मैनेज टाइम। टाइम मैनेजमेंट लीडर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लीडर को इंश्योर करना होता है कि टीम एफिशिएंटली काम करे और सब डेडलाइंस टाइम पर कंप्लीट हों। टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन टीम की सक्सेस के लिए क्रुशियल होता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ पावर। लीडर को अपनी पावर का यूज सोच समझकर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लीडर को कभी कभी टीम मेंबर्स को रिवॉर्ड पावर मींस इंसेंटिव्स या अप्रिशिएशन देना, एक्सपर्ट पावर मींस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करना, या कोर्सिव पावर मींस डिसिप्लिन या स्ट्रिक्ट एक्शंस की रिक्वायरमेंट भी होती है। इससे टीम इंस्पायर होती है। अनदर फंक्शन इज एंश्योर ग्रुप इफेक्टिवनेस। लीडर का गोल ये होता है कि टीम अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करे एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हों। इसके लिए लीडर को अपनी टीम को प्रॉपरली गाइड करना चाहिए, उनके अच्छे काम के लिए उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए, टीम मेंबर्स की स्किल्स के अकॉर्डिंग अथॉरिटी डेलीगेट करनी चाहिए, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके सजेशंस एंड आइडियाज को वेलकम करना चाहिए एंड टीम को नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए। ये सब करने से टीम अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगी गोल्स को अचीव करने में। अलॉन्ग विद दिस क्लियर कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि सब लोग एक दूसरे को समझ सके एंड एज अ टीम मिलकर काम कर सके। तो टू समराइज, लीडर का काम सिर्फ मैनेज करना नहीं बल्कि मोटिवेट करना, सपोर्ट देना और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। लीडरशिप पावर को वाइजली यूज करते हुए लीडर टीम को गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि काम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लीडरशिप का इफेक्ट कैसे होता है मोटिवेशन पर। फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। जब एक लीडर अपनी टीम को प्रॉपरली गाइड करता है और एक फ्रेंडली, पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है तो इससे एम्प्लॉयज को अपने वर्क में सेटिस्फेक्शन मिलता है और जब एम्प्लॉयज अपनी जॉब में सेटिस्फाइड फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेटेड फील करते हैं। सेकेंड इज अचीविंग गोल्स। जब एक लीडर टीम मेंबर्स की हेल्प करता है, उन्हें गाइड करता है, उनके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है तो टीम को भी अपने गोल्स कंप्लीट करने का कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट? देन थर्ड इज रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। एक अच्छा लीडर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए प्रॉपर रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स देता है। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं जैसे कैश इंसेंटिव्स, या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं जैसे अप्रिशिएशन या प्रमोशन। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके हार्डवर्क की वैल्यू है। देन फोर्थ वन इज केयरिंग फॉर सबॉर्डिनेट्स। अगर लीडर अपनी टीम का ध्यान रखता है, उनकी वेलबींग के बारे में सोचता है तो एम्प्लॉयज को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। इससे वो अपने काम में और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और अपने काम में कमिटमेंट शो करते हैं। इस तरह से लीडरशिप का इम्पैक्ट मोटिवेशन पर होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लीडरशिप इफेक्टिवनेस। जब हम लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है लीडर का अपना बिहेवियर या तरीका जो अपने काम और टीम के साथ यूज करता है। एक लीडर इफेक्टिव या इनइफेक्टिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो अपना लीडरशिप स्टाइल कौन सा यूज करता है। दो तरह के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, राइट? हमने अभी तक ये स्टडी किया। एम्प्लॉय सेंटर्ड, इस स्टाइल में लीडर ज्यादा फोकस करता है अपनी टीम के रिलेशनशिप्स पर, मींस लोगों के ऊपर ध्यान देता है। अनदर वन इज प्रोडक्शन सेंटर्ड। इसमें लीडर का ज्यादा फोकस टास्क और काम को पूरा करने पर होता है। अब इसमें से अच्छा लीडर कौन होता है? एक्चुअली एक गुड लीडर वो होता है जो दोनों चीजें बैलेंस करे, लोगों का भी ध्यान रखे और काम भी करवाए। कभी कभी ज्यादा फोकस लोगों पर होता है और कभी कभी काम पर। इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैनेजेरियल ग्रिड। ये ग्रिड लीडर्स को हेल्प करता है ये समझने में कि वो कैसे अपने लोगों और टास्क दोनों को बैलेंस करके मैनेज कर सकते हैं।
इससे लीडर अलग अलग सिचुएशंस में अपना स्टाइल बेटर कर सकता है और ज्यादा इफेक्टिव बन सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैनेजरियल ग्रिड। सो मैनेजरियल ग्रिड का कॉन्सेप्ट ब्लेक एंड मॉर्टन ने 1964 में डेवलप किया था। इसमें लीडरशिप स्टाइल्स को टू मेन फैक्टर्स पर बेस्ड करके दिखाया गया है। फर्स्ट इज कंसर्न फॉर पीपल, अनदर वन इज कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ये दोनों फैक्टर्स 1 to 9 के स्केल पर मेजर होते हैं। 1 मीन्स सबसे कम कंसर्न एंड 9 मीन्स सबसे ज्यादा कंसर्न। अब इन दोनों को कंबाइन करके 5 मेन लीडरशिप स्टाइल्स क्रिएट किए गए। वो स्टाइल है हमारा 1.1 स्टाइल, जिसे बोलते हैं इम्पॉवरिश्ड मैनेजमेंट। इस स्टाइल में मैनेजर का ना लोगों के लिए ज्यादा कंसर्न होता है और ना ही प्रोडक्शन के लिए। मीन्स दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। दोनों को किस स्केल पे लिया गया है? 1-1 के स्केल पर। तो रिजल्ट क्या होता है? पुअर लीडरशिप, काम में डायरेक्शन नहीं होता और एक कैजुअल एटीट्यूड होता है। इस तरह के लीडरशिप स्टाइल से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होती। सेकेंड स्टाइल इज 9.1 स्टाइल, जिसे कहते हैं टास्क मैनेजमेंट। ये स्टाइल सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करता है। प्रोडक्शन को किस स्केल पर दिया है? 9 के स्केल पर, राइट? तो ये प्रोडक्शन पर फोकस करता है। मैनेजर का सारा ध्यान काम पूरा करवाने पर होता है, बट लोगों की वेलबींग को इग्नोर करता है। इसीलिए वेल उस पर कितना दिया गया? कंसर्न फॉर पीपल 1 स्केल दिया गया इसमें। ओके, मीन्स काम तो पूरा होता है पर एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इस स्टाइल को टास्क मैनेजमेंट कहते हैं। Now we will talk about the third one, 1.9 स्टाइल। कंट्री क्लब मैनेजमेंट कहा जाता है इस स्टाइल को। इस स्टाइल में मैनेजर का ज्यादा फोकस किस पर है? एम्प्लॉयज की हैप्पीनेस एंड कंफर्ट पर। इसीलिए उसको कितने स्केल पर रखा गया है? 9 पर। ओके, लेकिन प्रोडक्शन के गोल्स को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन क्या है? कौन से स्केल पर है? 1 पर। तो इसमें एम्प्लॉयज खुश तो होते हैं पर प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं होती। लीडर को लगता है कि अगर लोग खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छा काम करेंगे, पर ये हमेशा ट्रू नहीं होता। नाउ अनदर फोर्थ स्टाइल इज 5.5 स्टाइल, जिसे कहते हैं मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। ये एक बैलेंस अप्रोच है, एक बैलेंस स्टाइल है जिसमें मैनेजर थोड़ा लोगों पर ध्यान देता है और थोड़ा प्रोडक्शन पर। ये मॉडरेट अप्रोच है। इस स्टाइल से हार्मनी तो क्रिएट होती है, लेकिन ये स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अचीवमेंट्स की तरफ पुश नहीं करता। मीन्स लिव एंड लेट लिव एटीट्यूड होता है जो काफी मैनेजर्स फॉलो करते हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज 9.9 स्टाइल, जिसे कहते हैं टीम मैनेजमेंट। ये सबसे इफेक्टिव स्टाइल माना जाता है। इसमें मैनेजर का कंसर्न दोनों चीजों के लिए हाईएस्ट होता है। मीन्स दोनों का स्केल क्या है? 9, लोगों के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी। मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एम्प्लॉयज के नीड्स के साथ अलाइन करता है, जिससे टीम वर्क, मोटिवेशन एंड हाई परफॉर्मेंस आती है। इस स्टाइल को टीम मैनेजमेंट कहते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बेस्ट अप्रोच माना जाता है। तो ये 5 स्टाइल्स मैनेजरियल ग्रिड के पार्ट हैं, जो बताता है कि एक लीडर का बिहेवियर कैसे उनकी इफेक्टिवनेस को डिफाइन करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव स्टाइल्स। लीडरशिप की इफेक्टिवनेस स्पेसिफिक सिचुएशन पर डिपेंड करती है। मीन्स जब लीडर अपने लीडरशिप स्टाइल को एनवायरमेंट या टीम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है, तब वो इफेक्टिव माना जाता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग राइट अप्रोच यूज करने से ही सक्सेस मिलती है। पहले बात करते हैं कि लीडरशिप इनइफेक्टिव कब होती है। अगर लीडर का स्टाइल सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो इनइफेक्टिव माना जाता है। जैसे अगर एक लीडर इनकरेक्ट वे या अप्रोच का यूज करता है जो एनवायरमेंट या टीम के नीड्स को मैच नहीं करता, तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। एज अ रिजल्ट उस सिचुएशन में पुअर रिजल्ट्स एंड लीडरशिप फेलियर हो सकता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव लीडरशिप की। इफेक्टिव लीडरशिप का मेन पॉइंट ये है कि लीडर अपना स्टाइल सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करे। मीन्स एक ही स्टाइल हर टाइम वर्क नहीं करेगा। लीडर को देखना पड़ेगा कि किस वक्त कौन सा स्टाइल यूज करना है। लीडरशिप के बेसिक स्टाइल्स को फर्दर 8 स्टाइल्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, जिनमें 4 स्टाइल ज्यादा इफेक्टिव एंड 4 स्टाइल्स लेस इफेक्टिव। कौन से स्टाइल को यूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या डिमांड करती है।
First, let's talk about more effective styles. First one is executive style. ये स्टाइल सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है बिकॉज इसमें मैनेजर लोगों पर भी ज्यादा ध्यान देता है और काम पर भी. मीन्स पीपल एंड वर्क दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं. इस स्टाइल में मैनेजर अपनी टीम को अच्छे से मोटिवेट करता है, हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करता है और गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करता है. इस वजह से टीम एफिशिएंटली काम करती है और सबके स्किल्स का प्रॉपर यूज होता है. सेकेंड इज डेवलपर स्टाइल. इस स्टाइल में मैनेजर का मेन फोकस इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट पर होता है. मींस लोगों के ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, काम पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता. मैनेजर को लगता है कि अगर लोगों की पर्सनल ग्रोथ होगी तो आगे चलकर परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगी. इस स्टाइल में मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के पोटेंशियल पर भरोसा करता है. थर्ड इज बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट. इस स्टाइल में मैनेजर ज्यादा कंसर्न वर्क पर दिखाता है और लोगों पर थोड़ा कम, लेकिन फिर भी वो अपने गोल्स अचीव करता है बिना टीम में रिसेंटमेंट क्रिएट किए. मींस मैनेजर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है पर काइंड भी होता है, फर्म होता है पर र्यूड नहीं होता. ओके. देन फोर्थ वन इज ब्यूरोक्रेट स्टाइल. ये स्टाइल थोड़ा अलग है बिकॉज इसमें मैनेजर ज्यादा फोकस करता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर. मींस लोगों पर या काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बस सेट प्रोसेसेस फॉलो करके गोल्स अचीव किए जाते हैं. इसमें वर्क एंड पीपल दोनों का कंसर्न मिनिमम होता है, पर जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनसे काम होता है. अब हम ऐसे लीडरशिप स्टाइल्स की बात करेंगे जो कम इफेक्टिव होते हैं, मींस जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सही से काम नहीं करते. ओके, so we will talk about less effective styles. First is compromiser style. इस स्टाइल में मैनेजर लोगों और काम दोनों पर इक्वली ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन जब किसी सिचुएशन में एक चीज पर ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट होती है तब भी वो बैलेंस करने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाता है. इस वजह से इफेक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाता और लीडरशिप वीक हो जाती है. सेकेंड इज मिशनरी स्टाइल. इस स्टाइल में मैनेजर का मेन फोकस पीस एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप्स पर होता है. मीन्स वो हमेशा टीम में पीस बनाए रखने के लिए ज्यादा कंसर्न रहता है, चाहे सिचुएशन काम पर ज्यादा फोकस की डिमांड कर रही हो. इस वजह से प्रोडक्टिविटी सफर करती है बिकॉज काम पर ध्यान उतना नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए. थर्ड इज ऑटोक्रेट स्टाइल. ऑटोक्रेटिक मैनेजर का फोकस सिर्फ काम पूरा करवाने पर होता है. इस स्टाइल में वो एम्प्लॉयज की नीड्स को पूरी तरह से इग्नोर करता है और उसका अप्रोच काफी स्ट्रिक्ट भी होता है. टीम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता. इस स्टाइल से स्टार्टिंग में रिजल्ट्स तो मिल सकते हैं, लेकिन आगे चलकर एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और लीडरशिप फेल हो जाती है. फोर्थ इज डेजर्टर स्टाइल. ये सबसे कम इफेक्टिव स्टाइल होता है. इस स्टाइल में मैनेजर ना लोगों पर ध्यान देता है ना काम पर. इसका एटीट्यूड डिसएंगेज्ड या एस्केपिस्ट वाला होता है, मींस काम से भागने वाला. इस वजह से लीडरशिप फेल होती है और परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है बिकॉज मैनेजर कोई मीनिंगफुल डायरेक्शन या गाइडेंस नहीं दे पाता. तो ये थे हमारे लेस इफेक्टिव स्टाइल्स. अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लीडरशिप इफेक्टिवनेस. लीडरशिप इफेक्टिवनेस को बहुत सारी चीजें मिलकर इन्फ्लुएंस करती हैं. मींस एक लीडर कितना इफेक्टिव है ये काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो चलिए इनमें से हम कुछ फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट इज लीडर की पर्सनालिटी, पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशंस. एक लीडर की पर्सनालिटी, उनके पास्ट एक्सपीरियंस और उसके खुद के एक्सपेक्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे अगर लीडर का एक्सपीरियंस अच्छा है और वो कॉन्फिडेंट है तो वो अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले सकता है. अनदर वन इज सुपीरियर्स की एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर. जिस लीडर के ऊपर जो सुपीरियर होता है उसके एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर भी लीडर के काम को इम्पैक्ट करते हैं. अगर सुपीरियर क्लियर गाइडेंस देगा और सपोर्ट करेगा तो लीडर बेटर परफॉर्म करेगा. अनदर वन इज सबऑर्डिनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर. जो लोग लीडर के अंडर काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी मैटर करती हैं. अगर टीम कोऑपरेटिव है और एक्सपेक्टेशंस क्लियर है तो लीडर को अपना काम अच्छे से करना इजी हो जाता है. अनदर वन इज टास्क की रिक्वायरमेंट्स. क्या काम असाइन किया गया है वो भी लीडर की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करता है.
अगर टास्क क्लियर है और टीम को पता है कि क्या करना है तो लीडर अपना फोकस रिजल्ट्स पर लगा सकता है। लेकिन अगर टास्क कॉम्प्लेक्स है तो लीडर को और ज्यादा एफर्ट डालने होंगे। नेक्स्ट इज पीयर्स की एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर। जो दूसरे मैनेजर्स हैं मींस पीयर्स, उनका बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस भी लीडरशिप को अफेक्ट करता है। अगर पीयर सपोर्ट मिलता है और कोऑर्डिनेशन होता है तो लीडर इफेक्टिव डिसीजंस ले सकता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एंड पॉलिसीज। अगर कंपनी का कल्चर सपोर्टिव है और पॉलिसीज क्लियर हैं तो लीडर को अपने रोल इफेक्टिवली परफॉर्म करने में हेल्प मिलती है। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो एक लीडरशिप की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बताते हैं कि लीडरशिप कितनी इफेक्टिव होगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। एक लीडर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है जो उनको सक्सेसफुल बनाती है। चाहे उनका लीडरशिप स्टाइल कोई भी हो, इन क्वालिटीज का होना इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। एक इफेक्टिव लीडर को अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। लीडरशिप काफी प्रेशर से भरा होता है, तो बैलेंस्ड टेम्परामेंट, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, स्टेमिना और अच्छी हेल्थ बहुत जरूरी है। देन अनदर इज एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स अपनी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना और अप्रिशिएट करना। जब लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के पर्सपेक्टिव्स को समझता है तो टीम को लगता है कि उनका लीडर उनकी वैल्यू करता है। ये मोटिवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक लीडर को अपने लीडरशिप एबिलिटीज पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के बिना लीडर चैलेंजेस फेस नहीं कर पाएगा या डिसीजंस लेने में हेसिटेंट होगा। अगर लीडर में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो अपनी टीम पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा या पार्टिसिपेटिव स्टाइल फॉलो नहीं करेगा। अनदर इज अवेयरनेस ऑफ अदर्स ओपिनियंस। एक इफेक्टिव लीडर को पता होता है कि दूसरे लोग उसको कैसे देखते हैं। उसको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का भी पता होता है और ये जानकर वो अपने आप को इम्प्रूव करता है और अपने टीम के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है। अनदर वन इज ऑब्जेक्टिविटी। एक अच्छा लीडर हमेशा फेयर एंड इम्पार्शियल होता है। वो जब डिसीजंस लेता है या अपनी टीम के साथ डील करता है तो इमोशनल बायसेस से दूर रहता है। मींस वो अपने पर्सनल फीलिंग्स को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं करता। अनदर क्वालिटी इज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। लीडर्स को ग्रुप बिहेवियर, ह्यूमन नेचर और अपने काम के टेक्निकल एस्पेक्ट्स का सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इंटेलिजेंस से वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ पाते हैं और जब आर्ग्यूमेंट्स या डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो क्लियरली सोचकर अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। अनदर इज डिसिसिवनेस। एक लीडर को कॉन्फिडेंटली एंड एफिशिएंटली डिसीजंस लेने आने चाहिए। इसके लिए फोरसाइट, क्रिएटिविटी एंड मैच्योर जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही न्यू आइडियाज को ओपन माइंड से सुनना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वालिटी इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीडर के लिए बहुत जरूरी है। गोल्स एंड प्रोसीजर्स को क्लियरली कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी ओरल कम्युनिकेशन से टीम में कोऑर्डिनेशन एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर को अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए और उनको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए। इससे लीडर अपनी टीम को इंस्पायर कर सकता है और गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर को अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए और उनको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए। इससे लीडर अपनी टीम को इंस्पायर कर सकता है और गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। इन सब क्वालिटीज के अलावा और भी क्वालिटीज जरूरी होती हैं, जैसे एंथुजियाज्म, करेज, डायरेक्शन का सेंस, अ गुड जजमेंट, टैक्ट, कर्टेसी एंड इंटीग्रिटी। ये सब क्वालिटीज एक लीडर को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। इन सब क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन लीडर को हेल्प करता है अपनी टीम को मोटिवेट करने में, साउंड डिसीजंस लेने में और पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है गाइस। And guys, if you really like my content, then please subscribe to my channel and share it with other students as well. वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, click on bell icon as well so that you should not miss out on any notification.
be it related to chapter explanations, assignments, or previous year question papers, which I'm going to cover. And also, guys, if you have any questions, anything you haven't understood, if you have any questions, concerns, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी आपके questions हैं, तो comment section में आप mention कीजिए. I'll try to answer them as soon as I can. तो चलिए मिलते हैं next video में. Take care, guys. Bye bye.